यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं AS11। AS11 है इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत प्यारा एएस है, बहुत सिंपल एएस है, बहुत आसान एएस है। ठीक, पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बच्चे फालतू के कंफ्यूज रहते हैं इसमें। इस एएस का वैसा कॉन्टेक्स्ट है नहीं, इस एएस में उतना दम है नहीं कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद अब खुद ही लिखोगे कमेंट में कि सर ये बहुत आसान एएस था। कवरेज AS11 में हम देखने वाले हैं सबसे पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक देखो, AS11 का नोट्स तो है मेरे पास। इस नोट्स में छोटा सा एक चीज इंक्लूड करना है जो नहीं लिख रखा है, पुराना ही नोट्स है, एवरीथिंग इज फाइन, बस छोटा सा लाइन। तो एक काम करता हूँ, जो नोट्स मैं आज पढ़ाते वक्त लिखाऊंगा ना उसको अपलोड कर दूंगा। दूसरा, फॉरेन करेंसी लोन। थर्ड होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है देखो, एएस तो छोटा है, चाहे तो आराम से एक लेक्चर में कवर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा इसका स्पीड अगर फास्ट रखो ना तो बच्चे कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ाते वक्त कंफ्यूज नहीं होते, यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा कंफ्यूजन नहीं होगी। जब एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछेगा तो थोड़ा बहुत बच्चे को देखा जाता है कि एएस में अगर समय ना दो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन है कहीं कहीं पे। कोशिश करेंगे इसको 2 लेक्चर में करने का। आज के लेक्चर में ये 2 टॉपिक एंड नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 टॉपिक। ठीक है, मेरा पर्पस क्या है कि एटलीस्ट मैं रिवाइज कराऊं तो उसके बाद पढ़ने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। समझ रहे हो चलो, सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा बेसिक। फॉरेन करेंसी क्या होता है? अब मान लो आप इंडिया में हो तो आपकी रिपोर्टिंग किस में होती है? इंडियन करेंसी में। हर एक फिगर बैलेंस शीट पीएल में अकाउंटिंग में किस करेंसी में लिखते हो? इंडियन करेंसी में। इंडिया के लिए उसकी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? इंडियन। इसको छोड़ के वर्ल्ड में जितने भी देशों की करेंसी है सब फॉरेन करेंसी। ठीक, करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। देखो, एएस के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं इसलिए वर्ड यूज किया इंडियन करेंसी। यही मैं फाइनेंस में पढ़ा रहा होता तो करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी लिखता या होम करेंसी लिखता। ठीक, क्योंकि ये एएस हम पढ़ ही रहे इंडिया के लिए तो इसलिए हमारे लिए रिपोर्टिंग करेंसी कौन सा है? इंडियन करेंसी। इसको छोड़ के दुनिया में जितने भी करेंसी है वो सब हमारे लिए क्या हो गए? फॉरेन करेंसी। तो इंडिया के लिए अगर लिखना हो फॉर इंडिया, बताओ, डॉलर फॉरेन करेंसी है ठीक, यूरो फॉरेन करेंसी है, ये पाउंड का सिंबल ऐसे ही होता है ना, आई थिंक सो। पाउंड फॉरेन करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर फॉरेन करेंसी है, किसी भी कंट्री का करेंसी हमारे लिए क्या होगा? फॉरेन करेंसी।
चलो देख लेना ये सिंबल आगे। कहने का मतलब है कि हमारी करेंसी छोड़ के हमारे लिए सारा फॉरेन करेंसी है। चलो दूसरा एक्सचेंज रेट। लिख लो, फिर समझाता हूं। इट इज अ रेट एट विच फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। ये ऐसा रेट है जिसमें फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो $1 इज इक्वल टू ₹80 है, ठीक। तो $1 को अगर रुपया में कन्वर्ट करना हो तो 80 रुपया मिलेगा। मान लो मेरे पास $1 है, जाऊं मैं बैंक के पास या एक्सचेंज वाले के पास, दू तो 80 रुपीज मुझे मिलेंगे। तो ये क्या है? एक्सचेंज रेट है। जस्ट रिवर्स, मुझे $1 खरीदना हो तो 80 रुपीज लेके जाऊंगा तो $1 मिलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बाइंग और सेलिंग रेट मार्केट में अलग होता है। ठीक। मान लो किसी के पास डॉलर है, मुझे डॉलर बेचना है, वो डॉलर खरीद बेच करता है, 80 रुपीज में उसने खरीदा, उसी से मुझे डॉलर खरीदना होगा तो 80 में थोड़ी ना बेचेगा, उससे ज्यादा में बेचेगा, 81 82। क्यों सर? बाइंग और सेलिंग वो अगर सेमी रेट पे करेगा तो कमाएगा क्या? इसलिए जब हम खरीदने जाते हैं महंगे में खरीदना पड़ता है, जब हम बेचने जाते हैं सस्ते में बेचना पड़ता है, ठीक है। पर एएस के अनुसार इस एएस में हम एक एजम्पशन लेते हैं कि बाइंग और सेलिंग रेट सेम है, ठीक। इन दिस एएस we will assume buying and selling rate are same। रियल लाइफ में ये सेम नहीं होते, रियल लाइफ में बाइंग और सेलिंग रेट अलग होता है। पर एएस में हम एक ही रेट पढ़ेंगे, यानी कि बेचना भी हो डॉलर तो इसी रेट पे बिकेगा, खरीदना भी हो तो इसी रेट पे खरीद सकते हैं। चलो थर्ड है मोनेटरी आइटम। मोनेटरी आइटम पहले मीनिंग लिखते फिर समझाता हूं। दीज आर मनी हेल्ड एसेट्स और लायबिलिटी which are receivable या रिसीव्ड लिख दो, रिसीव्ड और पेड इन फिक्स एंड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ मनी। फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक। मोनेटरी आइटम किसी को बोलेंगे, चाहे सर ये एसेट हो सकता है, एसेट है तो हमें पैसे लेने होते हैं, जैसे कि डेटर, डेटर है हमें पैसे लेने हैं, या फिर लायबिलिटी हो सकता है, लायबिलिटी हमारे लिए पेएबल होता है, और एसेट से हमें आने होते हैं तो ये हमारे लिए रिसीवेबल होता है। तो कोई भी रिसीवेबल या फिर पेएबल जो क्या हो, जिसका अमाउंट फिक्स हो, यानी कि फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक। जितने भी मान लो डेटर है पैसे लेने, बिल से रिसीवेबल पैसे आने, ठीक है, क्रेडिटर हो गया किसी को लोन दिया है, लोन लेना है, ये सब में अमाउंट क्या होता है? फिक्स। तो कोई भी एसेट जो रिसीवेबल है या लायबिलिटी जो पेएबल है, बस क्या होना चाहिए? अमाउंट फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल डेटर हो गया, या फिर वर्ड यूज कर सकता है रिसीवेबल,
या बिल्स रिसीवेबल, यही वर्ड यूज करेगा डेटर के लिए। दूसरा क्रेडिटर पेएबल या बिल्स पेएबल। अगला लोन किसी को दिया है, गिवन है, एसेट अपने लिए ना, कल को पैसा आएगा। लोन टेकन हो सकता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, चाहे लायबिलिटी के रूप में हो। मान लो मैंने डिबेंचर इश्यू किया है, कंपनी में हूं तो लायबिलिटी है मेरे लिए, है ना। डिबेंचर क्या देखता है, नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में, लेकिन अमाउंट तो फिक्स है ना, एक दिन मुझे कितना रिडीम्ड करना है। वैसे ही मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में दूसरे कंपनी का, तो मेरे लिए रिसीवेबल है, ठीक, लेकिन अमाउंट तो फिक्स है ना। तो वही है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर चाहे लायबिलिटी के रूप में या एसेट के रूप में क्या होते हैं, मॉनेटरी आइटम। अगला प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कौन सा, तो सर रिडीमेबल, क्योंकि रिडीमेबल में अमाउंट फिक्स रहता है कि हमें रिडीम्ड करना है। हमने कहीं इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंस में तो फिक्स रहता है कि मैच्योरिटी के बाद हमें कितना अमाउंट मिलना है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओडी लायबिलिटी के रूप में है, ठीक। बैंक ओडी हमें पता है कि हमें कितना पे करना है। सर कैश एंड बैंक भी एसेट है, रिसीवेबल नहीं है, रियलाइज्ड फॉर्म में, पर अमाउंट तो फिक्स है ना, ईटीसी। अगला है, ये लास्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, नॉन मॉनेटरी आइटम। थोड़ा सा यहां लाइन छोड़ देना, मीनिंग के बाद कुछ और भी लिखवाना है। नॉन मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम को छोड़ के और सारा जो एसेट लायबिलिटी है वो नॉन मॉनेटरी है। यानी कि मॉनेटरी आइटम में क्या था, सर अमाउंट फिक्स था, है ना, उस एसेट लायबिलिटी का कितना आना है या कितना जाना है ये फिक्स था। जिसमें फिक्स नहीं है वो नॉन मॉनेटरी है। तो लिख दो अदर देन मॉनेटरी आइटम, अदर देन मॉनेटरी आइटम्स। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। इन्वेंट्रीज एसेट तो है, फिक्स है क्या, कितने में बिक के कितना पैसा आएगा, नहीं, ठीक, क्योंकि सोल्ड ही नहीं है। जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन या फिक्स्ड एसेट है कि तय है इतना आएगा या इतना जाएगा, वो मॉनेटरी है, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक, ये हम तो बेचने वाले नहीं है, यूज करने वाले, ठीक है। तो फिक्स कितना वैल्यू का आएगा ये थोड़ी ना पता है अपने को। चलो अगला इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो परमानेंट कैपिटल होता है अपने लिए, ठीक। तो इसीलिए इक्विटी भी क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम है। ऐसा थोड़ी ना कि इतने दिन बाद इक्विटी का इतने पे रिडीम्शन होने वाला है, ऐसा तो होता नहीं, परमानेंट कैपिटल है। चाहे इक्विटी अपना हो या इक्विटी शेयर किसी में इन्वेस्ट कर रखा हो, क्या है, नॉन मॉनेटरी आइटम। तो लिख दो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, नॉन इरिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखने को तो नहीं मिलता आज की डेट में, सब रिडीमेबल ही इश्यू करते हैं। बाई चांस इरिडीमेबल होता तो नॉन मॉनेटरी कंसीडर करते, क्योंकि इसमें रिडीम्ड नहीं होगा। क्या होगा, सर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलते रहेगा, लाइफ क्या है, इरिडीमेबल है। चलो यस कहता है अगर मॉनेटरी आइटम है, नोट लिख लो, नोट, मॉनेटरी आइटम है तो बैलेंस शीट डेट पे
क्लोजिंग रेट पे, अगर मोनेटरी आइटम है फॉरेन करेंसी में है मान लो, ठीक मान लो कोई डेटर है $10,000 का, विदेश से लेना है तो फॉरेन करेंसी में, तो मोनेटरी आइटम जितने भी है जो फॉरेन करेंसी में है उनको बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे जो रेट होगा उस रेट पे वैल्यू करेंगे, ठीक है। एज पर AS 11, monetary items are valued at closing rate on each balance sheet date. पर ये अगर नॉन मोनेटरी आइटम हो तो सर जो एक्चुअल रेट पे ये इनकर्ड हुए हैं, मान लो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा था, जिस रेट पे खरीदा था, जो इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी रेट पे दिखाएंगे, इनकी वैल्यू क्लोजिंग रेट पे करने की जरूरत नहीं है। नॉन मोनेटरी आइटम should be carried at cost on बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पे कॉस्ट पे दिखाएंगे इसको, जो इनका अमाउंट होगा, जो कॉस्ट होगा उस पे दिखाएंगे। समझ में आया? मोनेटरी आइटम का मतलब बड़ा सिंपल है, चाहे रिसीवेबल हो लेना है पैसा, या पेएबल हो देना है, यानी कि एसेट हो या लायबिलिटी, अमाउंट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड, इन फिक्स एंड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स इट। चलो अब आते हैं एएस के पहले पार्ट पे, जो कि है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अब देखना जरा, ये एएस डील किससे करता है? बड़ी सिंपल है, एएस किससे डील करता है? एक्सचेंज रेट, यानी कि जब भी हम कोई भी चीज फॉरेन करेंसी में करेंगे तभी एक्सचेंज रेट अराइज हो सकता है। एक्सचेंज रेट का मतलब जब भी फॉरेन करेंसी में करेंगे तभी एक्सचेंज रेट की बात आएगी, एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की बात आएगी। फ्लक्चुएशन को ही डिफरेंस बोलते हैं। मान लो मैंने फॉरेन से बाई किया रॉ मटेरियल, करेक्ट, $10,000 का, जब बाई किया तो 80 रुपीज का रेट था। ठीक, तो $8 लाख का बाई किया था, और ये बाई किया था मान लो क्रेडिट पे। आज जब पे करने गए आफ्टर 2 मंथ, तो मुझे तो $10,000 पे करना है ना, तब ये रेट हो गया 82 का, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो तो चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होता है? तो सिंपली समझो डिमांड एंड सप्लाई से। उस करेंसी की इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई कैसे है? ठीक, तो एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से यहां पे क्या अराइज होता है? एक्सचेंज डिफरेंस। इसी एक्सचेंज डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा ये AS 11 बताता है। एक्सचेंज डिफरेंस कब अराइज होगा? जब कोई ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हो, चाहे फॉरेन में सेल किया हो, फॉरेन से परचेज किया हो, फॉरेन से लोन लिया हो, फॉरेन में कोई अपना ऑपरेशन हो, फॉरेन करेंसी जहां पे आएगा वहीं पे एक्सचेंज रेट आएगा। एक्सचेंज रेट से क्रिएट होता है एक्सचेंज डिफरेंस, उसी का ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहला है इस एयर्स को मैंने लिखा था ना, 4 पार्ट में पढ़ेंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दूसरा फॉरेन करेंसी लोन, थर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और चौथा फॉरेन ऑपरेशन। जिसमें से पहला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज का भी हो सकता है
अब फॉरेन से जो परचेज करते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्पोर्ट। थोड़ा भारी भरकम लैंग्वेज है, समझ में आया? लेकिन परचेज कहने का मतलब सिंपली है, आप कुछ बाई कर रहे हो फॉरेन से या फिर सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, परचेज करोगे क्रेडिट में तो क्या अराइज होता है बताओ? इंस्टेंट परचेज किया पेमेंट करके, तब तो टेंशन ही नहीं सर। जब हमने परचेज किया उसी टाइम पूरा पेमेंट कर दी तो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज ही नहीं होगा। डिफरेंस कब अराइज होगा? परचेज कभी और किया, अब पेमेंट करने कभी और गए, तब तो एक्सचेंज रेट में फर्क आ गया। ठीक। अगर रॉ मटेरियल हम क्रेडिट पे परचेज करें तो क्या अराइज होता है सर? क्रेडिटर। सिमिलरली अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल, फॉरेन में क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो हमारे फॉरेन में डेटर होंगे जिनसे हमें पैसा लेना है, क्या अराइज होंगे? डेटर। करेक्ट। अब ये जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है इसी को रिकॉर्ड करना जरा सीखने की कोशिश करते हैं। स्टेप्स देख लो। सबसे पहले जब भी परचेज करेंगे या सेल करेंगे यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उस दिन जो एक्सचेंज रेट होगा उस रेट पे रिकॉर्ड होगा ट्रांजैक्शन। ऑन ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उस दिन जो रेट रहेगा उस रेट पे। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एट रेट प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग का मतलब उस दिन जो रहेगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वाले दिन जो रेट रहेगा उस रेट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक। मान लो सेम ईयर सेटल्ड हो रहा है, इसी साल ट्रांजैक्शन किया ठीक, इसी साल 2 महीने बाद पेमेंट कर दी, तो इसको लिख दो सेम ईयर सेटलमेंट। तो जिस दिन सेटल करेंगे, जिस दिन पेमेंट करेंगे, सेटल किस रेट से करेंगे? उस दिन जो रेट रहेगा सेटलमेंट डेट वाली दिन, उस रेट पे सेटल करेंगे। एक एग्जांपल लूंगा, सब समझ में आ जाएगा। सेटलमेंट shall be done या shall be recorded at rate prevailing on date of settlement। सेटलमेंट वाले दिन जो रेट रहता उस रेट पे। एक और लास्ट लाइन लिख लो फिर समझाता हूं। कई बार सेटलमेंट सेम ईयर में नहीं होता। मान लो मैं साल के अंत में खरीदा, ठीक मार्च में, और सेटलमेंट किया अप्रैल में, पेमेंट भेजा अप्रैल में। मान लो बाई किया था रॉ मटेरियल मार्च में, क्रेडिटर को पेमेंट किया अप्रैल में। अब 31 मार्च को तो बैलेंस शीट बनता है, पीएल बनता है, तो पेमेंट नेक्स्ट ईयर हो गई। ठीक, तब क्या करेंगे? इफ सेटलमेंट इज इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर में सेटलमेंट हुई ऑन बैलेंस शीट डेट, तो बैलेंस शीट डेट पे क्या करेंगे? अगर मोनेटरी आइटम है तो उसको कैसे वैल्यू करते हैं, किस अमाउंट पे दिखाते हैं? सर मोनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे दिखाते हैं। मोनेटरी आइटम शुड बी वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट। ठीक, मोनेटरी आइटम शुड बी वैल्यूड एट क्लोजिंग डेट, और जिस दिन सेटल होगा अगले साल ऑन सेटलमेंट डेट।
बड़ा सिंपल है सर, सेटलमेंट वाले डेट, सेटलमेंट के वाले दिन जो रेट रहेगा उस रेट पे करेंगे। सेटल एट रेट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। अब देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही सब चीज समझ में आएगा। हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही लिखना था। ठीक, पहला टॉपिक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। एग्जाम्पल जैसे कि सेम ईयर सेटलमेंट का लेते हैं। मान लेते हैं हमने 30 जून को 2024 को क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक, $1000 का। अच्छा, 15 जुलाई को पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को जो $1000 खरीदा था। एक्सचेंज रेट दिया है, जिस दिन बाई किया उस दिन था $1 इज इक्वल टू 80, और जिस दिन सेटल किया पेमेंट करने के गए क्रेडिटर का उस दिन का रेट था $1 इज इक्वल टू 82 या 85 कर दो। अब बताओ सर, ये तो हमने 30/6 को परचेज किया है और 15/7 को पेमेंट कर दिया है, सेटल कर दिया है ट्रांजेक्शन। जिस दिन परचेज किया उस दिन रेट था 80 का, जिस दिन पेमेंट करने गए उस दिन रेट था 85 का। ठीक, बोलो फटाफट से। ये एक ही साल में सेटलमेंट है। जून में खरीदा हमने 30 जून को, ठीक, 30 जून ही डेट रखा था ना, 15 जुलाई को पेमेंट कर दी। क्या बीच में कोई बैलेंस शीट डेट है, अगले साल पड़ रहा है? नहीं। तो कैसे करेंगे सर, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन ट्रांजेक्शन जिस रेट पे हुआ है, जिस दिन वो रेट था। ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड एट अ रेट प्रिवेलिंग ऑन अ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड सेटलमेंट जब करेंगे तो उस दिन इस रेट पे सेटलमेंट करेंगे। समझाता हूं कैसे, जरा अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करने गए, खुद ही बताना। अब छोड़ो ये एएस क्या लिखता है, ये तो एएस का लिखा हुआ चीज है ना, हम अपनी अब दिमाग लगाते हैं। मान लो मैंने बाई किया रॉ मटेरियल, तो जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट, 30/6 को यही जर्नल पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, या फॉरेन करेंसी क्रेडिटर भी लिखोगे तो चलेगा, क्रेडिटर भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक, $1000 का सामान हमने खरीदा, 80 रुपीज रेट था। हमें तो इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करना है, मैं तो इंडिया में बैठा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन करेंसी में बनाऊंगा। तो क्या हो जाएगा सर, $1000, उस दिन रेट था 80 का, 80,000। चलो 15/7। अब 15/7 को आप पेमेंट करने गए, आप खरीदे $1000 का उधार, अब आपको $1000 भिजवाना। करेक्ट, आप गए डॉलर खरीदने बैंक के पास, बोले मुझे $1000 चाहिए अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, कितने में मिलेगा? बैंक ने बोला आज का रेट चल रहा है 85, 85 के रेट से मिलेगा। तो बताओ आपको कितना पैसा देना पड़ेगा खरीदने के लिए? सर 85 इंटू 1000, 85,000। बताओ आपने तो 80,000 का ही सामान खरीदा था, फिर 85,000 क्यों लग रहा है पेमेंट करने में? सर 5,000 एक्स्ट्रा इसलिए लग रहा है, डॉलर महंगा हो गया ना, फॉरेन करेंसी में डिफरेंस आ गए। अब तो क्रेडिटर को 1000 भिजवाना है, क्रेडिटर को तो पेमेंट करना है 1000, तो हमारे बैंक से कितना जाएगा? 85,000। मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा 85 का आएगा। ठीक, तो देखो क्रेडिटर को करोगे कैंसिल, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, 80,000 का था उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसका अकाउंट कैंसिल। लेकिन बैंक से कितना जाएगा?
सर बैंक से जाएगा 85,000। क्यों? वो $1,000 भेजने के लिए ना मुझे 85,000 पैसा देना पड़ेगा, तब $1,000 जाएगा। अब मुझे तो 5,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो जाएगा। देना था 80,000, देना पड़ा 85, तो ये डेबिट करूंगा। इसी को बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। 5,000। इस एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करेंगे? तो एस बड़ी प्यारी लाइन लिखता है कि साल के अंत में पीएल में भेजेंगे। साल भी रिकॉग्नाइज एज इनकम एंड एक्सपेंस, कई बार गेन भी हो जाता है। आगे एक दूसरा एग्जांपल गेन का ले लूंगा। ठीक, ये तो मुझे लॉस है, डेबिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक, ये लाइन लिखना रह रहा है, चलो डाल लेते हैं। नोट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कहां भेजेंगे? शैल बी रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो यही यही एग्जांपल में मान लो 78 का हो गया होता डॉलर, तब मुझे $1,000 भेजने के लिए तो सिर्फ 78,000 लगता। उस केस में मैं जर्नल एंट्री पहला वाला तो सेम रहता, इस रेट से पास करेंगे जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ। जिस दिन पेमेंट हो रही है, सेटलमेंट हो रही है, उस दिन तो सेटलमेंट का रेट यूज करता 78। अब बताओ क्रेडिटर कैंसिल करता, यहाँ पे बैंक से कितना जाता? सिर्फ 78। $1,000 भेजने के लिए 78,000 ही पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 78 का रेट चल रहा है। फिर मुझे गेन हो जाता है। क्रेडिटर को देने थे 80,000, सिर्फ मुझे भेजना पड़ा 78,000, 2,000 गेन हुआ। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता। क्रेडिट साइड में आने का मतलब ये एक्सचेंज गेन, और ये पीएल में क्रेडिट होता है। चाहे लॉस हो या गेन हो, आपको पीएल में भेजना है। ठीक है, चलो सेम एग्जांपल अब जरा थोड़ा सा सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर का देखते हैं। केस 2, सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर। चलो 30/6 को मैंने बाई किया, परचेज $1,000 का। एक्सचेंज रेट उस दिन था 80। 8,000 हो गया, 80 था। अगले साल पेमेंट करी 10 अप्रैल को। ठीक, उस दिन एक्सचेंज रेट था 83 का, लेकिन बीच में एक बैलेंस शीट डेट आ गया। अब ये तो नेक्स्ट ईयर हो गया ना, इस साल के जून में खरीदा, अगले साल के अप्रैल में पेमेंट किया। अप्रैल आते आते तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, 31 मार्च बीच में आएगा, 31/3 आएगा बीच में। बैलेंस शीट डेट उस दिन एक्सचेंज रेट था, मान लेते हैं 85 का। तो अब ये पता है क्या हो गया? अब ये तीन चीजें हो रही हैं। 30/6 को परचेज, 10/4 को सेटलमेंट यानी कि पेमेंट, और बीच में एक बैलेंस शीट डेट आ जा रहा है 31/3 का, उस दिन हो रहा है बैलेंस शीट का डेट। एक्सचेंज रेट अलग है, जिस दिन हमने बाई किया $1.80 का था, बैलेंस शीट में $1.85 का था, एंड पेमेंट किया उस दिन $1.83 का हो गया। चलो जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो नॉर्मल परचेज वाले दिन नॉर्मल इस रेट पे एंट्री होगी। जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन वाले रेट पे एंट्री करते हैं हम। परचेज अकाउंट डेबिट टू
बताओ फटाफट से। क्रेडिटर या फॉरेन करेंसी क्रेडिटर भी लिखोगे तो चलेगा। अब क्या सीधा पेमेंट वाले दिन का एंट्री डालूंगा? नहीं, बैलेंस शीट डेट पे बताइए, मॉनेटरी आइटम कोई पड़ा है अपने पास तो उसकी वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग रेट पे। क्या क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है? बोलेंगे जरा एक साथ। क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है? यस सर। तो उसकी वैल्यूएशन करेंगे किस रेट पे? क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग रेट क्या है? बैलेंस शीट डेट पे जो एक्सचेंज रेट है। ठीक, तो क्रेडिटर को इस रेट पे वैल्यू करेंगे। ये बस एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, अगर बीच में बैलेंस शीट डेट है तो क्रेडिटर को किस रेट पे वैल्यू करेंगे? इस रेट पे वैल्यू करेंगे। अभी बताओ, क्रेडिटर 80,000 का है, अब 85 पे वैल्यू करेंगे तो 85,000 का क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक, अगर 85,000 का क्रेडिटर हो गया, बताना जरा, क्रेडिटर बढ़ा है तो ये हमें लॉस है कि गेन? ऑब्वियस सी बात है सर, क्रेडिटर बढ़ेगा तो हमारे के लिए नुकसान है, लॉस है। ठीक, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमें बढ़ाना है कितना? सर 80 से रेट 85 का हो गया, 5 रुपया बढ़ा है पर डॉलर, 1,000 डॉलर है, यानी कि 5,000 से क्रेडिटर बढ़ेगा तो 5,000 से हमें नुकसान भी तो होगा। क्रेडिटर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, डिक्रीज करते तो गेन है। डेटर को इंक्रीज करते तो हमारे लिए गेन है। भैया पैसे लेने हैं, बढ़ गया वो तो गेन है। अच्छा, डेटर को डिक्रीज करो तो लॉस है अपने लिए। ठीक है, ये पास करेंगे 30/6 को। जरा मैं डेट ही डाल देता हूं। ये पास करेंगे बैलेंस शीट डेट 31/3 को। इस एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करूंगा? तो सर एक्सचेंज डिफरेंस को पीएल में ले जाओगे, लॉस है तो पीएल में डेबिट होता है। तो 31 मार्च को एक और एंट्री होगी, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। अब ये साल तो खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर में आते हैं। नेक्स्ट ईयर में इस दिन को सेटल्ड हो रहा है 10/4। बताओ, सेटलमेंट वाले डेट क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर की अकाउंट कैंसिल करनी पड़ेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना? सर क्रेडिटर देखना जरा, पहले 80 का था, 5,000 से इंक्रीज किया तो क्रेडिटर 85 का हो रखा होगा। क्रेडिटर 85 का हो रखा होगा, क्यों? सर क्रेडिटर को हम 85 के रेट से वैल्यू कर दिए थे बैलेंस शीट डेट पे, तो 85 डालोगे। टू पेमेंट करनी है ना, बैंक अकाउंट। बताना पेमेंट किस रेट से होगी? सर आज अगर मैं डॉलर लेने जा रहा हूं इस दिन को तो 85 का रेट चल रहा है, तो 1,000 डॉलर अगर मुझे खरीदना हो क्रिएटर को भेजने के लिए, सर 83 का रेट चल रहा है तो 83 के रेट से आएगा, यानी कि 83,000 देना पड़ेगा। बताना जरा, क्रिएटर था 85 पे, हमें देना पड़ा बस 83, जो 2,000 गेन हुआ वो क्या लिखेंगे? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। ये हमारे लिए क्या है? गेन है। कहाँ जाएगा? पीएल में। किस साल में? अब अगले साल के पीएल में जाएगा। मान लो ये 24 था, तो ये तो 30/6/24, जब ये अगले साल आया तो 25 आ गया जनवरी के बाद, और ये 25। अब इसका क्लोजिंग होगा, बताओ, पहला साल था 24-25, ठीक, अगला साल होगा 2025-26। इसका बैलेंस शीट डेट 31/3/26 को बनेगी। ये एक्सचेंज डिफरेंस क्या है हमारे लिए? गेन। पीएल में क्रेडिट होगा, भेज दो। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस
डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही कहने का मतलब है। अब देखो, अगर इस दिन क्रेडिटर का वैल्यू ये था और हमने बाद में पेमेंट करी 83 यानी कि 83,000, तो कहने का मतलब क्या है, 80 से क्रेडिटर 85 हो गया, लॉस है 5,000, वो इस साल रिकॉग्नाइज हुआ था पीएल में, ठीक। 85 का क्रेडिटर था, अंत में पेमेंट करना पड़ा 83, गेन है 2,000 का एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से, ये अगले साल रिकॉग्नाइज हुआ है पीएल में। पर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है, गेन और लॉस है, वो पीएल में गया है। याद है इंपॉर्टेंट बात। अब जरा बताएंगे, जब भी हम ताकि फॉरेन करेंसी में इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड परचेज सेल का किस रेट पे करेंगे? ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है उस दिन जो एक्सचेंज रेट था उस रेट पे, ठीक। अगर सेटलमेंट से पहले बैलेंस शीट डेट है, तो सर अगर इंपोर्ट किया है तो क्रेडिटर होगा, एक्सपोर्ट किया है तो डेटर होगा। डेटर और क्रेडिटर दोनों ही मोनेटरी आइटम है, और हमको AS11 कहता है मोनेटरी आइटम की वैल्यूएशन करनी है क्लोजिंग रेट पे, तो उन्हें क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे, उससे जो गेन लॉस होगा वो पीएल में चला जाएगा। क्रेडिटर बढ़ा तो लॉस, क्रेडिटर घटा तो गेन पीएल में जाएगा। सिमिलरली डेटर का केस है, जैसे अभी एक एग्जांपल डेटर का ले लेता हूं, मान लो, ठीक। सेकंड, एक्सपोर्ट का ही एग्जांपल लेता हूं, ठीक। मान लो डेटर का केस है। डेटर इंक्रीज होना गेन है अपने लिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, डेटर डिक्रीज होना लॉस है, ठीक। अच्छा, अब डेटर को वैल्यूएशन कर दी क्लोजिंग डेट पे, अब डेटर तो क्लोजिंग डेट पे दिख रहा है। सेटलमेंट वाले दिन किस रेट से पेमेंट होती है? जो उस दिन का रेट होता है, क्योंकि डॉलर तो हमें उसी रेट पे मिलेगा। सर डेटर क्रेडिटर का वैल्यू कुछ और हो और सेटलमेंट वाले दिन रेट कुछ और हो, तो फिर एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, ठीक। ये एक्सचेंज डिफरेंस को भी कहाँ भेजेंगे? पीएल में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन से जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है वो AS11 बोलता है कि पीएल में एज इनकम या एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करिए। गेन है तो इनकम के रूप में, लॉस है तो एक्सपेंस के रूप में। चलो एक्सपोर्ट का केस देखते हैं। मान लो 10/3/23 को हमने सेल किया, ठीक। यहां 31/3/23 आ जाएगा, ये बैलेंस शीट डेट हो गया। और हमें रिसीव कब हुआ है पेमेंट? अगले साल में। अब ये तो साल खत्म हो गया ना, नेक्स्ट ईयर में 20 अप्रैल 2023, जिस दिन हमने सेल किया $1,000 और रेट था $1 इज इक्वल टू 80 का, करेक्ट। बैलेंस शीट डेट पे रेट हो गया $1 इज इक्वल टू 78, और जब रिसीव हुआ पेमेंट तब रेट हो गया $1 इज इक्वल टू 85। बताना जरा, शुरू में इस दिन को क्या ट्रांजैक्शन की एंट्री पास होगी? सेल किया है तो डेटर अकाउंट डेबिट, हम लिख सकते हैं फॉरेन करेंसी डेटर भी, चलो मैं डाल देता हूं, आपकी मर्जी। अगर आप डालना चाहो तो फॉरेन करेंसी डेटर डाल सकते हो टू सेल्स, किस रेट से? सर $1,000 इंटू 80,000 लिखवाया है क्लियरली। ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड एट अ रेट प्रिवेलिंग ऑन अ डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। बैलेंस शीट डेट पे अगर हमारे पास मोनेटरी आइटम है, मेरे पास है ना मोनेटरी आइटम डेटर, तो उसको वैल्यू करेंगे क्लोजिंग रेट पे, यानी कि उस दिन जो रेट होगा। 80 का डेटर था, $1 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, 78 का हो गया, डेटर कम होगा। 80 का रेट था जब डेटर हमारा अराइज हुआ था, अब 78 का रेट हो गया। नॉर्मली एक अमाउंट का ही मैं लेता हूं, पूरा अमाउंट में नहीं बोलता हूं। डेटर कम हो गया, ठीक। मेरे लिए क्या है सर? डेटर बढ़ना गेन है, गेन के रूप में आएगा। डेटर कम हो गया नुकसान है, तो कैसे लिखोगे? डेटर को घटाना है ना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू फॉरेन करेंसी डेटर। देखो
डेटर घटा और क्या ये डेबिट हो गया, डेबिट होने का मतलब ही क्या है, लॉस। अब डेटर को कितने पे, देखो डिफरेंस कितना है 80 हो गया, 78 2 रुपी का डिफरेंस है, 1000 यानी कि 2000 से डेटर घटाया और ये क्या हो गया सर, फॉरेन करेंसी डिफरेंस अकाउंट में डेबिट हो गया। दूसरा सर इस साल के पीएल में इसको क्या करेंगे, भेजेंगे। लॉस था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी डिफरेंस अकाउंट, यानी कि ये जो गेन और लॉस है ये इस साल रिकॉग्नाइज हो गया। अब सेटलमेंट वाली दिन देखो, डेटर से पैसे लेने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आए तो टू डेटर, फॉरेन करेंसी डेटर। डेटर कितने का है सर, 80,000 का था, 2000 से कम कर दिया था, यानी कि 78 पे वैल्यू किया था तो 78,000 का होगा, डेटर 78,000 का हो गया। अच्छा जब पैसे आएंगे 1000, अभी रेट क्या चल रहा है 85 का। तुम खुद सोचना, डेटर मुझे $1000 भेजा, मैं गया बैंक के पास, ये लीजिए डॉलर, मुझे थोड़ा इसको रुपीज में दे दीजिए। बैंक कितना देगा, उस दिन तो 85 का रेट चल रहा है ना, 85 इंटू 1000, 85,000 देगा मुझे। बताओ डेटर तो 78 पे दिख रहा था, हमने डेटर को 78 पे कैंसिल किया है, पैसे मिल गए 85, तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना, गेन हो गया ना। तो गेन को फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कितना, 7000, ठीक। और उस साल के पीएल में इस गेन को अंत में भेज देते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू पीएल 7000, 7000, ठीक, याद रहेगा ये बस। सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर समझ में आए सर, इतना तो क्लियर है, ट्रांजेक्शन वाले दिन ट्रांजेक्शन वाले रेट से रिकॉर्ड करना है, सेटलमेंट वाले दिन जो पैसा आना या जाना है उस सेटलमेंट वाले डेट से। बीच में अगर बैलेंस शीट आता है तो डेटर क्रेडिटर को बैलेंस शीट वाले डेट क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करना है, गेन और लॉस एक्सचेंज डिफरेंस में जाएगा। सर वैल्यूएशन वाले दिन गेन लॉस हो या फिर सेटलमेंट वाले दिन एक्सचेंज डिफरेंस का गेन लॉस हो, पीएल में ही जाता है। एएस 11 कहता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन पे जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये जो है इस साल के पीएल में गया होगा जिस साल खत्म हो रहा है, और सेटलमेंट तो अगले साल हुआ है, तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ है ये अगले साल के पीएल में मैंने भेज रखा है। समझ में आया आपको, चलो नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी लोन। अच्छा ये जो है ना, अब ये नोट्स में ऐसे नहीं आ पाएगा, वेट, क्योंकि जो पेज से बाहर लिखी हुई चीज है ना, कि जब मैं नोट्स डालूंगा तो नोट्स में आ नहीं पाएगा। जर्नल एंट्री मैं कैसे करूं बताओ, थोड़ा छोटा कर देते हैं जर्नल एंट्री को। ये लो, ठीक, मेरा पर्पस था शॉर्टकट में समझाना, करवा दिया आप लोग को। दूसरा है फॉरेन करेंसी लोन, पूरा लिख लो, फॉरेन करेंसी लोन। ट्रांजेक्शन तो समझ में आया, जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अब कई बार हम फॉरेन से लोन भी तो लेते हैं, लोन हो सकता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्यों लिया जाता है, फॉर वर्किंग कैपिटल, या लोन हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन से जो लायबिलिटी अराइज होता है, जो लोन अपने बुक में दिखेगा वो लॉन्ग टर्म लोन एज ए नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में दिखेगा,
ठीक, ये क्या है? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी ये क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन लेते हैं उसका भी दो ही पर्पस हो सकता है। ठीक पहला, फॉर बिजनेस पर्पस। मान लो वर्किंग कैपिटल के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, ठीक है, क्योंकि हमारे वर्किंग कैपिटल में पैसा बहुत लंबा तो फंसा नहीं होता, उतने ही दिन के लिए लेते हैं जितने दिन के लिए वर्किंग कैपिटल में फंड ब्लॉक है। लेकिन कई बार हम बिजनेस पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। मान लो डेफर्ड एक्सपेंडिचर करना है, ठीक, तो हम कई बार लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक, थर्ड है लोन फॉर क्वालिफाइंग एसेट, फिक्स एसेट के लिए लेते हैं। कई बार फिक्स एसेट मुझे मान लो इंडिया में बाई करना है, उसके लिए मैंने क्या कर लिया? लोन ले लिया, ठीक है, फॉरेन से। लॉन्ग टर्म लोन का एग्जांपल दो फॉर बिजनेस पर्पस, जैसे कि फॉर डेफर्ड एक्सपेंडिचर। 3-4 साल मैंने सोचा हैवी एडवर्टीजमेंट करूंगा, ठीक है, मार्केट बनाने के लिए, तो मुझे तो 3-4 सालों के लिए पैसे की जरूरत है, लॉन्ग टर्म लोन। फिक्स एसेट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक, बारी बारी तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं शॉर्ट टर्म लोन। बड़ा आसान है। ट्रीटमेंट शैल बी सेम एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में अभी जो ट्रीटमेंट पढ़ाया था सेम वैसे ही करना है। ठीक, इसका मतलब है सर एक हो सकता है, मान लेते हैं 30/6/23 है। एक हो सकता है सर लोन डेट, जिस दिन लोन लिया। एक आता है बीच में बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट डेट। और एक हो सकता है कई बार लोन इसी साल सेटल हो जाते हैं, कई बार मान लो 10 अप्रैल को हमने पेमेंट करी, पेमेंट डेट तो है क्या? ये इस दिन लोन लिया, इस दिन पेमेंट किया, है ये शॉर्ट टर्म लोन। प्रॉब्लम क्या है? बीच में एक बैलेंस शीट डेट है। क्या होगा? इस दिन लोन रिकॉर्ड होगा, इस दिन के रेट से एग्जांपल के रूप में लेते हैं। मान लो इस दिन रेट है 80 का, बैलेंस शीट डेट वाले दिन रेट हो गया 75 का, और जिस दिन पेमेंट करने गए उस दिन रेट हो गया 83 का। तो हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में क्या करते थे? जिस दिन ट्रांजैक्शन हो उस रेट पे रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन 80 के रेट से। क्या एंट्री पास करेंगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट, लोन लिया है तो पैसे आया होगा, टू फॉरेन करेंसी लोन। किस रेट से रिकॉर्ड करेंगे? 80 के रेट से। मान लो मैंने लोन लिया है फॉर एग्जांपल $1000 का, ठीक है तो 1000 इंटू 80, 80,000। दूसरा, बैलेंस शीट डेट पे आए, फॉरेन करेंसी जो लोन मैंने लिया है मेरे लिए लायबिलिटी है। अमाउंट मुझे पता है $1000 देना है, फिक्स है, तो ये क्या है? मोनेटरी आइटम है। लोन गिवन, लोन टेकन क्या होता है? मोनेटरी आइटम होता है। तो देखो सर मोनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट डेट पे, क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी लोन वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट। क्यों? क्योंकि सर ये मोनेटरी आइटम है। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे?
बताओ, लोन 80 के रेट से था, अब रेट घट गया तो लोन घट जाएगा। ठीक, पहले लोन 80,000 था, अब 75 का रेट हो गया, तो 1000 इंटू 75, 75,000 का लोन है गया। ठीक। बताओ, लोन कम होना गेन है कि लॉस? सर, कोई भी लायबिलिटी कम हो रही है तो अपने लिए गेन है। लोन को कम करना है, कम करिए। फॉरेन करेंसी लोन डेबिट टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस कितना? 5,000, 5,000। ठीक। थर्ड, पेमेंट वाला डेट आ गया। पेमेंट वाले डेट, लोन को पेमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी लोन डेबिट करेंगे। कितना? सर, 80,000 का लोन ओरिजिनल था, 5,000 घटा दिया था बैलेंस शीट डेट पे, क्योंकि 75 का रेट था तो 75,000 हो गया होगा। 75,000 टू बैंक हमें पेमेंट करनी है। बताओ, 83 का रेट हो गया। अब $1,000 किसी का लोन चुकाना है मुझे, डॉलर खरीदने जाऊं तो 83 का रेट है, 83,000 लगेगा, तो बैंक से तो सर 83,000 जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज डिफरेंस है, पता ना जरा, ये मेरे लिए लॉस है। क्यों? सर, 75 का लोन था और क्या हो गया, 83 का रेट हो गया, तो मुझे पेमेंट 83,000 करना पड़ा। ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है 8,000 का, वो क्या है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस 8,000। एक्सचेंज डिफरेंस क्या करते हैं? पीएल में भेजते हैं। यहां पे भी एक एक्सचेंज डिफरेंस था तो इस साल के पीएल में गया होगा। ठीक, ये गेन था तो पीएल में क्रेडिट होता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू पीएल, पीएल में क्रेडिट होगा। यहां पे डेबिट हो रखा है यानी कि लॉस है, तो लॉस क्या होता है? पीएल में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस 8,000, 8,000। ठीक, लिख दो। सेटलमेंट वाले डेट, सेटल एट 83। ठीक, सेटल एट 83। सेम हमने कैसा किया? तो सर, सेम हमने किया जैसे कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे थे। ठीक, सेम हमने किया जैसे कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे थे। समझ में आया क्या? इसको भी जिस दिन रिकॉर्ड करेंगे लोन लिया उस दिन के रेट से, बैलेंस शीट डेट पे वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग रेट्स पे, गेन और लॉस एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाएगा। जिस दिन सेटल किया वहां पे भी गेन लॉस होगा सेटलमेंट में, वो कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। सर, वैल्यूएशन वाले दिन कैसे समझेंगे गेन हो रहा है कि लॉस? अगर कोई एसेट है, जैसे कि डेटर, जैसे कि लोन दिया था शॉर्ट टर्म लोन, ठीक, कोई एसेट है बच्चे, तो वो बढ़ेगा तो गेन है, घटेगा तो लॉस। कोई लायबिलिटी है, जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन, यहाँ पे मेरे लिए लायबिलिटी था, लायबिलिटी कम होता है तो गेन है अपने लिए। ठीक, जैसे कि 80 के रेट से लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया था, रेट कम हो गया तो लायबिलिटी कम हो गया, मेरे लिए क्या है? गेन। ठीक, और लायबिलिटी बढ़ना मेरे लिए लॉस है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये शॉर्ट टर्म लोन था, सेम कैसे करते हैं जैसे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में आपने किया। ठीक, चलो दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन फॉर फिक्स एसेट। ठीक, या फिर इसको कहीं पे क्वालिफाइंग एसेट दिखे तो कंफ्यूज मत होना। जब हम लोन फिक्स एसेट को बाई करने के लिए लेते हैं, वहां पे एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है, तो उसका दो ट्रीटमेंट है।
एक्सचेंज डिफरेंस अगर आता है तो दो चीज कर सकते हैं। एक है पैरा 46A ऑफ AS11। पैरा 46A कहता है कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अगर पैरा 46A के बेनिफिट लेते हो तो एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो। मान लो कोई पैरा 46A का बेनिफिट नहीं लेना चाहता, नॉट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ पैरा 46A। अगर आप पैरा 46A का बेनिफिट लेना चाहते हो तो पैरा 46A क्या बोलता है, एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो। अगर नहीं लेना तो पीएल में ले जाओ, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लो। यही ट्रीटमेंट है। इस नोट्स में ध्यान से देखना जरा, मैंने बोला था ना एक आइटम है नहीं, वो यही आइटम है बच्चे। ये रहा, लोन फॉर फिक्स एसेट एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी कि ये तो पैरा 46A वाला है कि 46A का बेनिफिट लोगे तो एसेट के कॉस्ट में डाल दो। नहीं लिया, ये वाला लाइन बस नहीं लिखा है। अगर नहीं लिया पैरा 46A का बेनिफिट तो आप क्या करोगे बताओ फटाफट से, पीएल में डालोगे। इतना ही बस कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके बुक में। ये रहा, ए लिमिटेड बोरोड USD 10,000। हमने $10,000 फॉरेन लोन लिया है, ठीक है। बोरो का मतलब बोरोइंग किया है, फॉरेन लोन लिया है 1 अप्रैल 2000X1 को। इंटरेस्ट रेट कितना है 5%। अच्छा, लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हो तो हमारे लिए खर्चा है, पीएल में डेबिट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें। मैंने क्या पढ़ा है लोन पे सर जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। पैरा 46A का बेनिफिट लेंगे तो एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे, नहीं लेंगे तो पीएल में भेज देंगे। अच्छा, लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है, पीएल में डेबिट होगा। एनुअल इंटरेस्ट एंड एक्वायर्ड डेप्रिसिएबल एसेट हमने एक्वायर्ड किया है। एक्सचेंज रेट कितना है देखो, जिस दिन लोन लिया था ना 1/4 को, उस दिन का रेट दिया है 48, ये लोन डेट है। और अब लॉन्ग टर्म लोन है तो पेमेंट तो हुआ नहीं, पर बैलेंस शीट डेट आ गया, बैलेंस शीट डेट में 51 का रेट है। और बताओ 48 का लोन लिया था, 48 के रेट से 51 हो गया, एक्सचेंज रेट में चेंज आया, डिफरेंस तो आया, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है जरा देखना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन फ्लोइंग केसेस। पैरा 46A इज नॉट अवेल्ड। अगर नहीं अवेल करेंगे तो पीएल में भेजेंगे एक्सचेंज डिफरेंस को। पैरा 46A इज अवेल्ड, अगर अवेल किया तो एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज होगा वो एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे। और तीसरा है, अगर लोन लिया है टू फाइनेंस ऑपरेशन ऑफ एंटिटी, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए, एसेट के लिए नहीं। तो ये तो अभी पढ़ाया नहीं, लॉन्ग टर्म लोन फॉर बिजनेस पर्पस, ये दोनों पढ़ाया है। चलो करते हैं जर्नल एंट्री। अगर पहला केस क्या था, ऑप्शन अंडर पैरा 46A इज नॉट अवेल।
कोई बात नहीं। सबसे पहले 1/4 को लोन लिया तो क्या एंट्री पास करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। पैसे आए अपने पास, लोन लिया तो फॉरेन करेंसी लोन। सर $10,000 लिया है, 48 का रेट है, बताइए जरा। 4,80,000। ठीक, साल के अंत में आ गए। सबसे पहले लोन पे इंटरेस्ट भी हमें पे करना होता है, ठीक। तो लोन पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या लिख सकते हैं? फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हैं। टू बैंक अकाउंट इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। बताओ, $10,000 का है। साल के अंत में अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस दिन तो पेमेंट करोगे, तो उस दिन जो रेट होगा उस रेट पे पेमेंट होगी, ठीक। 5% है मान लो, इंटू 5%, तो ये तो है इंटरेस्ट, पर ये डॉलर में है ना। 10,000 क्या है? डॉलर है। इतना डॉलर मुझे भिजवाना हो साल के अंत में, इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट करनी हो, तो किस रेट से मुझे डॉलर मिलेगा? 51। तो 51 के रेट से डालना पड़ेगा। $25,500, ठीक। थर्ड, उसी दिन एक और एंट्री होगी, डेट दोबारा डालने की जरूरत नहीं। एक्सचेंज डिफरेंस का कितना एक्सचेंज डिफरेंस? अब लोन जो है ये हमारे लिए मॉनेटरी आइटम है ना। तो मॉनेटरी आइटम की वैल्यू किस पे करेंगे? क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग रेट क्या हो गया सर? 51। 48 के रेट से लोन लिया था, 51 रेट हो गया, रेट बढ़ गया, लोन का अमाउंट बढ़ गया, ठीक। तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। ये क्या है? वैल्यूएशन है। मॉनेटरी आइटम शुड बी वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट, ठीक है। बताओ सर, 48 के रेट से लोन रिकॉग्नाइज किया था, 51 हो गया, ₹3 रेट बढ़ा है, तो 10,000 इंटू 3 करेंगे, 30,000 से लोन बढ़ा देंगे। चलो, सारा मारा मारी क्या है कंसेप्ट का, कि इस एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करें? पीएल में भेजे कि एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज करें। इतना तक तो दोनों ही केस में एंट्री सेम होगा, लोन लेने का, इंटरेस्ट पेमेंट करने का, एक्सचेंज डिफरेंस का, ठीक। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए अगर हमने क्या लिया है, पैरा 46 ए का ऑप्शन अवेल नहीं किया है, अवेल करते तो क्या करते? पैरा 46 ए का ऑप्शन अगर अवेल करते तो कैपिटलाइज करते एसेट के कॉस्ट में। नहीं लिया है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में भेजेंगे। एक्सचेंज डिफरेंस 30,000 है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। अच्छा सर, ये तो हो गया। ये इंटरेस्ट जो मैंने पे किया है, इसको पीएल में राइट ऑफ करना पड़ता है, तो क्या करोगे? एक और एंट्री पास कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हैं, बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। यही मुझे बोलता बी नंबर जो ऑप्शन है, पैरा 46 ए इज अवेल्ड, मैं पैरा 46 ए में जो कह रहा है उसको बेनिफिट लेना चाहता हूं, बेनिफिट पैरा 46 ए का। तो पैरा 46 ए का बेनिफिट लेंगे तो बस एक एंट्री चेंज आएगा, कौन सा सर? ये जो एक्सचेंज डिफरेंस जो पीएल में आप भेज रहे थे ना, ये रहा एक्सचेंज डिफरेंस जो पीएल में भेज रहे थे, पीएल डेबिट हो रहा था, अब एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक। all entry will be same, all entries
विल बी सेम। लोन लेने का, इंटरेस्ट पेमेंट करने का, इंटरेस्ट को पीएल में राइट ऑफ करने का, ये एंट्री सेम होगा। लोन को क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करने का, बस जो एक्सचेंज डिफरेंस को हमने पीएल में भेजा था वो एंट्री चेंज हो जाएगा। एक्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। और सारा एंट्री सेम होगा, एक एंट्री चेंज हो जाएगा, कौन सा? ये, दैट इज 31/3 का एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 यही है ना, 31/3 का एंट्री नंबर 3 क्या होगा सर? अब एसेट के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, ये एक्सचेंज डिफरेंस क्या था? लॉस था, कॉस्ट में ऐड होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इसको हम पीपी लिखते हैं ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। सर ये तो लॉस था तो एसेट में कॉस्ट में जुड़ा, गेन होता तो एसेट के कॉस्ट से घटता, और कौन सी बड़ी बात है। समझ में आया आपको? जब लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं सर दो तीन चीज तो बड़ी सिंपल है। लोन वाले डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, अंत में इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट जो पेमेंट किया वो पीएल में डेबिट होता है। सर लोन है तो बैलेंस शीट डेट पे मॉनेटरी आइटम है वैल्यू करेंगे, किस रेट पे? बोलो फटाफट से, क्लोजिंग रेट पे। उससे जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है उसी का ट्रीटमेंट बता रहे हो आप। क्या ट्रीटमेंट? दो ट्रीटमेंट। पैरा 46 ए का बेनिफिट लेते हैं तो एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक, लॉस है तो डेबिट होगा एसेट के कॉस्ट में, गेन है तो एसेट के कॉस्ट घटेगा। दूसरा, सर पैरा 46 ए का बेनिफिट नहीं लिया तो पीएल में भेजेंगे, और कौन सी बड़ी बात है? आओ जरा। ठीक, ये लोन का है, इंटरेस्ट का है एक्सचेंज डिफरेंस का है। अच्छा, इन्होंने पीएल में भेज के नहीं बताया, बस बताया है कि 30,000 को पीएल में रिकॉग्नाइज करेंगे, हमने एंट्री पास कर दी थी। साथ ही में इन्होंने इसको भी पीएल में राइट ऑफ नहीं किया, हमने इसकी भी एंट्री पास कर दी थी। दूसरा, पैरा 46 ए लिया तो लोन की सेम एंट्री, इंटरेस्ट की सेम एंट्री, ये जो एक्सचेंज डिफरेंस अंत में अराइज होगा इसकी भी सेम एंट्री, बस फर्क क्या है? इसको पीएल में ना भेज के पीपीई के कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, थर्ड है नेक्स्ट कंसेप्ट, फॉरेन करेंसी लोन में हमने देखा शॉर्ट टर्म लोन, हमने देखा लॉन्ग टर्म लोन फॉर फिक्स एसेट यानी कि डेप्रिसिएबल एसेट। अगला है फॉर बिजनेस पर्पस। थर्ड केस हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन तो ले रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक, अब एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे? बस इतना ही ट्रीटमेंट है। एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे? लोन का एंट्री सेम, इंटरेस्ट पेमेंट सेम, लोन को वैल्यूएशन करते क्लोजिंग रेट पे, इस पे भी कोई डाउट नहीं है, ये भी एंट्री सेम होगा। जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा लोन की वैल्यूएशन क्लोजिंग रेट पे करते टाइम, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? लिख दू बस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस शॉर्ट टर्म लोन था तो पता है एक्सचेंज डिफरेंस क्या कर रहे थे? पीएल में भेज रहे थे। लॉन्ग टर्म लोन है तो एक्सचेंज डिफरेंस शैल बी ट्रांसफर टू, एक अकाउंट खोलते हैं हम लोग, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, पूरा नाम इसका क्या है? एक सेकेंड रुक जाओ, शॉर्टकट में उसी अनुसार लिख देंगे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट।
मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक, इस अकाउंट में भेजेंगे, पीएल में ना भेज के इस अकाउंट में भेजेंगे। और ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है ये राइट ऑफ होगा ओवर द टेन्योर ऑफ लोन एंड इट शैल बी राइट ऑफ ओवर टेन्योर ऑफ लोन। शॉर्ट टर्म लोन में क्या था, बोलो फटाफट से, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस था सीधा पीएल में, जैसे कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में कर रहे थे, यहाँ पे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में भेज देंगे एंड ओवर द टेन्योर ऑफ लोन राइट ऑफ करेंगे, ठीक। कुछ बैलेंस मान लो, इस बार तो पूरा राइट ऑफ हुआ नहीं, तो कुछ बैलेंस तो रहता होगा इसमें। मान लो इस बार लोन लिया है 5 साल के लिए, ठीक, पहला साल है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में आया 50,000, तो इसको 5 साल में राइट ऑफ करोगे ओवर द टेन्योर ऑफ लोन, तो 10,000 5 साल तक पीएल में डालने हैं, ठीक। ठीक, एक पहले साल 10,000 डाल दिया तो 40,000 तो इसमें बैलेंस बची रहेगी। कहाँ पे दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में, ठीक है। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट shall be shown in balance sheet under heading reserve and surplus। बहुत लोग कहते हैं कि सर अगर इसका डेबिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब एक्सचेंज डिफरेंस होगा, जब गेन होगा एक्सचेंज डिफरेंस में, तो ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, गेन है, तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब इसमें डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कब होगा, जब एक्सचेंज डिफरेंस में लॉस होगा, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो सर रिजर्व में कैसे दिखाएंगे, रिजर्व में घट के दिखता है, जो लॉस वगैरह है रिजर्व में निगेटिव में एडजस्ट करके दिखाते हैं। क्या सर इसे एसेट साइड में नहीं दिखा सकते, देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ नो, यस इसके बारे में एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि ये लॉस है, ठीक, रिजर्व में आप माइनस करके दिखाओगे पर एसेट साइड में नहीं दिखाओगे, क्यों, एसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है, मीट करना जरूरी है। और पहला क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होनी चाहिए, फ्यूचर में इससे बेनिफिट होनी चाहिए, जो एसेट की क्राइटेरिया को ये मीट नहीं करता, इसलिए रिजर्व में ही दिखाएंगे। डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव में, क्रेडिट बैलेंस है तो रिजर्व में पॉजिटिवली ऐड होता है। अच्छा सर किसी साल लोन मान लो खत्म हो गया, पे ऑफ हो गया, और उस साल इसमें कुछ अमाउंट अभी भी रह रहा है, when loan is repaid, लोन इज रीपेड, जिस साल लोन रीपे करते हैं अगर इसमें कुछ अमाउंट है तो उसको पीएल में भेज देंगे, एनी अमाउंट इन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट शैल बी रिकॉग्नाइज इन पीएल, पीएल में भेज देंगे। इसी क्वेश्चन में अभी जो कर रहे थे, एक एग्जांपल लेते हैं थर्ड केस का, देखना जरा थर्ड केस क्या बोल रहा था। थर्ड केस कह रहा था कि आप मान के चलो कि हमने लोन क्यों लिया है, नॉट टू एक्वायर डेप्रिसिएबल एसेट, एसेट के लिए नहीं लिया है, बिजनेस ऑपरेशन के लिए लिया है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक। क्या एंट्री पास करते हैं, सर लोन लिया तो उसका तो सेम ही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन 4,80,000, 4,80,000। सर लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका तो एंट्री बड़ा सिंपल है, फाइनेंस कॉस्ट लिखो या इंटरेस्ट लिखो, चलो मैं इंटरेस्ट ही लिख देता हूं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
टू बैंक 25,500, 25,500। सर थर्ड 31 मार्च को और भी चीजें हो रही हैं क्या? लोन को वैल्यू करते हैं क्लोजिंग रेट पे, इस वजह से सर लोन का अमाउंट बढ़ गया 30,000 से, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन 30,000 30,000। हाँ, अब सारा झमेला क्या है, इसका ट्रीटमेंट की एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करें। डिप्रिसिएबल एसेट था तो दो ट्रीटमेंट बताया था, ठीक। इसमें मैंने क्या पढ़ाया आपको, तो इसमें सर आपने पढ़ाया कि इसको भेज देंगे फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में, डेबिट टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस। सर ये हर एक साल अब राइट ऑफ कर करके पीएल में भेजेंगे ओवर द टेन्योर ऑफ लोन। हमारे केस में लोन कितने साल के लिए है बताया नहीं, तो ये इतने पे छोड़ना पड़ेगा। मान लो बोला होता लोन इज टेकन फॉर 5 ईयर्स, तो 30,000 डिवाइड बाई 5, 6,000 हर एक साल पीएल में डेबिट करनी पड़ती, तो मैं इस साल कितना पीएल में भेजता, ठीक। इफ एजम्पशन ले रहा हूं, लोन का टेन्योर दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इफ लोन टेन्योर इज, मान लो इज इक्वल टू 5 ईयर्स। इफ का मतलब ये मैं एज्यूम करके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, कितना सर 30,000 है, ओवर द टेन्योर ऑफ लोन 5 से डिवाइड करेंगे 6,000 आएगा, तो हर एक साल 6,000 पीएल में डालेंगे। पहले साल 6,000 तो चला गया पीएल में, अब फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में पता है 24,000 पड़ा होगा। कौन सा डेबिट बैलेंस, क्यों सर ये तो डेबिट हो रखा है ना, डेबिट बैलेंस कहाँ पे दिखेगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जब बैलेंस शीट दिखाएंगे, तो जब रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल करते हैं तो ये तो सर डेबिट बैलेंस है, घटा के दिखाएंगे बच्चे। आपके मन में सवाल आ सकता है सर नेक्स्ट ईयर भी ट्रांसलेशन डिफरेंस अराइज हुआ तो मान लो सर नेक्स्ट ईयर 20,000 और अराइज हुआ, तो नेक्स्ट ईयर ट्रांसलेशन डिफरेंस अराइज होता है, मान लो डेबिट है वो, तो इसमें आके फिर जुड़ेगा, तो अब हो गए 44,000, ओवर द टेन्योर ऑफ लोन राइट ऑफ करना है, अब कितना साल है 4 साल, एक साल तो खत्म हो गया, डिवाइड बाई 4 करोगे 11,000 आएगा, 11,000 राइट ऑफ करेंगे। आप बोलोगे सर अगर डेबिट बैलेंस नहीं होता, क्रेडिट बैलेंस होता, एक्सचेंज गेन होता अगले साल, तो ये एक्सचेंज लॉस है, गेन होता मान लो 10,000 गेन है, तो 10,000 इसमें से घटता, फिर कितना आता 14,000, इसको राइट ऑफ करते 4 साल में 3,500 पीएल में जाएगा अगले 4 साल तक। तो बड़ी सिंपल है, कोई भी गेन लॉस अराइज होगा फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में डालोगे, जितना भी है ओवर द पीरियड ऑफ लोन डिवाइड करके करोगे, ठीक। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पीरियड ऑफ लोन कम होते जाएगा, ठीक। मान लो जिस साल लोन पे कर दिया उस साल इसमें कुछ आइटम जो पड़े होते हैं, तो अंत में तो पूरा पीएल में ही जाएगा, उस साल वाले पूरा जो बैलेंस बचा होता है पीएल में हम भेज देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल कंसेप्ट है, बताओ फटाफट से। इंपॉर्टेंट बात नोट, ये भी चीज कहां लिखा है, तो ये लिखा है पैरा 46 ए के ही डेफिनेशन में, यानी कि हम चाहे तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस में ना डाल के क्या पीएल में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं।
अगर उसका इंटरप्रिटेशन करे तो बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिकल क्या है, लोन लंबे पीरियड के लिए ले रहे हो, लोन से जो बेनिफिट अराइज होगा जिसमें यूज करूंगा वो लंबे पीरियड के लिए होगा, तो ये जो एक्सचेंज डिफरेंस है ये भी आपको ओवर द पीरियड राइट ऑफ करनी चाहिए। इसीलिए जरा देखना यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सचेंज डिफरेंस को भेजा है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में, क्या लिखा है इन दिस सिंस द ऑप्शन अंडर 46 पैरा 46 इज अवेल एक्सचेंज लॉस, ये क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे इस अकाउंट में और राइट ऑफ करेंगे ओवर द पीरियड टेन्योर ऑफ लोन। ठीक है, लिखा हुआ है पैरा 46 ए इज अवेल्ड। तब अगर नहीं अवेल करते तो क्या पीएल में एक बार में कर सकते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन है, कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या है कि हमेशा जो मैंने लिखा रखा है आपको कि सर अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो आप फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में भेजो, उसको डिवाइड कर दो टेन्योर ऑफ लोन से, उतने साल में राइट ऑफ करो। अगले साल कुछ और डिफरेंस अराइज हो गया तो सर वो भी इसी अकाउंट में एडलस होते रहेंगे, रिमेनिंग पीरियड से डिवाइड होंगे, फिर उसको पीएल में भेजना शुरू कर देंगे। इसका डेबिट बैलेंस लॉस को रिप्रेजेंट करता है, पीएल में डेबिट होगा। इसमें क्रेडिट बैलेंस है, गेन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सचेंज गेन को, पीएल में क्रेडिट होगा। ठीक, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, थोड़ा उसकी समरी आपको समझा देता हूं, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कंफ्यूजन का स्कोप अराइज होगा। सबसे पहले पढ़ाया मैंने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इसमें मैंने क्या बोला, आप परचेज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन में या फिर सेल कर सकते हैं। ठीक, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते चाहे परचेज हो या सेल, ट्रांजैक्शन डेट वाले दिन किस रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस रेट जो उस दिन का रेट होगा ट्रांजैक्शन डेट पे। दूसरा बैलेंस शीट डेट पे। सर अगर मोनेटरी आइटम है, आपने पढ़ाया था कि मोनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे दिखाते हैं, परचेज किया है तो क्रेडिटर और सेल किया है तो डेटर होगा। सर मान लो कैश में करा होता, कैश में करा होता तो इसी दिन को ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम, तब तो ये डिस्कस ही नहीं करते। ठीक तो बैलेंस शीट डेट पे क्लोजिंग डेट पे वैल्यू करते हैं, उससे जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है पीएल में डालते हैं। सर मान लो उसके बाद सेटलमेंट है बैलेंस शीट डेट के बाद, तो सेटलमेंट वाले दिन सेटलमेंट रेट पे बैंक से जाएगा या आएगा, फिर एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा पीएल में डालेंगे। यानी कि इस केस में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है वो पीएल में भेजते हैं, पीएल में रिकॉग्नाइज करते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट है यानी कि लॉस है तो पीएल में डेबिट होता है, एक्सचेंज डिफरेंस गेन के रूप में है तो पीएल में क्रेडिट होता है एज ए इनकम के रूप में। सर क्रेडिटर अगर बढ़ता है बैलेंस शीट डेट पे, इंक्रीज हो गया एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से, तो ये लॉस है। क्रेडिटर बढ़ाना है तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो डेबिट क्या करोगे, एक्सचेंज डिफरेंस, तो लॉस है। क्रेडिटर सर घट गया एक्सचेंज डिफरेंस कम होने की वजह से, तो ये गेन है। क्रेडिटर डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस करोगे, एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट हो रहा है, गेन है। ठीक, डेटर का सर, डेटर अगर इंक्रीज हो रहा है मान लो डेटर था, एक्सचेंज डिफरेंस बढ़ गया बैलेंस शीट डेट पे, तो डेटर इंक्रीज करनी पड़ेगी। सर डेटर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, डेटर बढ़ा दिया डेबिट करके टू एक्सचेंज डिफरेंस, गेन हो गया। डेटर बढ़ने का मतलब ही है गेन हो रहा है। सर डेटर अगर घट रहा है एक्सचेंज डिफरेंस कम होने की वजह से, तो टू डेटर करोगे, डेटर को क्रेडिट करनी पड़ेगी, डेबिट क्या करोगे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, तो ये लॉस है और ये गेन है। गेन पीएल में क्रेडिट होता है, लॉस पीएल में डेबिट होता है, वो तो एक्सचेंज डिफरेंस को राइट ऑफ करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम सेटलमेंट वाले दिन सेम लॉजिक, डेटर क्रेडिटर को बुक से हटाना है, बैंक अकाउंट लेके आना है, डेटर है तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, एक्सचेंज डिफरेंस कहा जाएगा पीएल में। क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक, एक्सचेंज डिफरेंस कहा जाएगा पीएल में। सर बैंक में जो पैसे आएंगे या जाएंगे वो उस दिन के रेट से होगा, सेटलमेंट वाले डेट के रेट से, तो फिर एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज हो रहा है वो पीएल में जाएगा। नेक्स्ट सर अगला आपने पढ़ाया लोन। फॉरेन करेंसी में अगर लोन ले लेते हैं लोन में सर दो चीज था, शॉर्ट टर्म लोन
लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, जैसे कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर वगैरह करना होता है तो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। दूसरा सर क्वालिफाइंग एसेट डेप्रिसिएबल एसेट के लिए भी ले सकते हैं। सर आप क्यों लिख रहे हो पीपीई या डेप्रिसिएबल या क्वालिफाइंग एसेट के लिए, आप क्यों नहीं लिख रहे डेटर के लिए? अगर डेटर को फाइनेंस करने के लिए लिया तो सर वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन लिया जाता है उसी को तो बोलता हूँ शॉर्ट टर्म लोन। चलो शॉर्ट टर्म लोन सेम एज एबव, सेम एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। जिस दिन लोन लिया लोन की एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। बैलेंस शीट डेट पे एक तो होता है लोन डेट, बैलेंस शीट डेट पे क्योंकि सर लोन क्या होता है मॉनेटरी आइटम, इनकी वैल्यूएशन करोगे, एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाएगा, एंड सेटलमेंट वाले डेट को पेमेंट करोगे, एक्सचेंज डिफरेंस पीएल में जाएगा। ये तो सेम वैसा ही हो गया जैसे यहाँ परचेज के केस में क्रेडिटर अराइज हो रहा था। ओके सर, सर अगर क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लेते हैं, डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट के लिए लोन लेते हैं, तो देखो लोन की एंट्री तो सेम जैसे एंट्री होती है, इंटरेस्ट की एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट की जो एंट्री होती है वैसे करेंगे। मॉनेटरी आइटम है लोन, तो क्या करेंगे क्लोजिंग रेट पे दिखाएंगे, और इससे जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा इसी का ट्रीटमेंट पढ़ना है अपने को। क्या करें, अगर पैरा 46A अवेल करते हैं तो एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे, लॉस है तो कॉस्ट में डेबिट होता है, ऐड होता है, गेन है एक्सचेंज डिफरेंस तो कॉस्ट को कम करेगा, ठीक, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। दूसरा सर अगर 46A नहीं अवेल करते हैं तो पीएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सेकंड सर अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो सारा प्रॉब्लम क्या है एक्सचेंज डिफरेंस के ट्रीटमेंट में। सर लोन की एंट्री तो सेम होगी जैसे होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, इंटरेस्ट की एंट्री सेम होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन। सर इंटरेस्ट पीएल में जाता है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, मैंने तो दिखाया था, नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। मॉनेटरी आइटम है लोन, तो ये एंट्री तो सेम होगी सर, मॉनेटरी आइटम को वैल्यू करना है क्लोजिंग रेट पे, गेन और लॉस जो अराइज होगा वैल्यू करते टाइम एक्सचेंज डिफरेंस उसका ट्रीटमेंट। सर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में भेज देंगे और इसको ओवर द टेन्योर ऑफ लोन राइट ऑफ किया जाता है। ठीक, अगर लॉस था तो ये तो डेबिट हुआ होगा, तो ओवर द टेन्योर ऑफ लोन उतना उतना लॉस पीएल में राइट ऑफ करेंगे। गेन है तो इसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, पीएल में क्रेडिट करते हैं। सर अगर मान लो पहले साल में राइट ऑफ कर दिया जितना करना था तो इसमें कुछ अमाउंट बचे भी तो होंगे, मान लो 5 साल का लोन है, डिवाइड बाई 5 किया था, तो जो अमाउंट बचा वो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में बैलेंस शीट में दिखता है। जिस साल लोन पे करते हो उस साल जो भी इसमें बैलेंस होता है कहाँ भेज देते हैं, बोलो फटाफट से कहाँ भेजते हैं सर पीएल में। सर पहले साल एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ वो इसमें भेजा और डिवाइड बाई टेन्योर ऑफ लोन राइट ऑफ किया, दूसरे साल फिर अराइज होगा क्योंकि दूसरे साल भी तो बैलेंस शीट पे लोन को वैल्यू करोगे क्लोजिंग रेट पे। सर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा इसी में एडलेस होते जाएगा, ठीक। और जब ऐड होगा, अब बचा हुआ जो लोन ये इसमें बैलेंस था ये रिमेनिंग पीरियड में राइट ऑफ करना है, ये कुछ एक्सचेंज डिफरेंस है ये भी एडलेस कर दो। अगर इसका डेबिट बैलेंस है एक्सचेंज डिफरेंस फिर से लॉस आया तो डेबिट डेबिट ऐड होंगे। इसका क्रेडिट बैलेंस है जैसे कि मान लो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट 40,000 डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस पड़ा हुआ है। सेकेंड ईयर में गेन हो गया एक्सचेंज गेन 30,000 का, तो ये तो क्रेडिट है, तो नेट में डेबिट 10,000, अब ये राइट ऑफ करना पड़ेगा। मैं तो सेकेंड ईयर में खड़ा हूं सर, पहले साल हो गया, मान लो 5 साल लोन का टेन्योर था तो अब 4 साल ही बचे, डिवाइड बाई 4 2,500, ये हर एक साल अब डेबिट करूंगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताना है यहाँ पे। इसमें हमें बताना है
कि क्लासिफाई मोनेटरी आइटम है कि नॉन मोनेटरी। बड़ा सिंपल है, इन्वेंट्री क्या बोला था, नॉन मोनेटरी। फिक्स एंड डिटरमाइन अमाउंट तो है नहीं इन्वेंट्री का, एसेट तो है पर फिक्स एंड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ रिसीवेबल नहीं है। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल मोनेटरी है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल सारे मोनेटरी आइटम थे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी नॉन मोनेटरी लिखवाया था, इक्विटी परमानेंट कैपिटल है, यही इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डिबेंचर बोलता, मोनेटरी आइटम लिखते। प्रीफरेंस बोले हमेशा मानेंगे रिडीमेबल है, मोनेटरी आइटम बोलते। पीपीई फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन मोनेटरी आइटम है। अब इतना पढ़ ही रहे हो तो जरा फटाक से बताओ बैलेंस शीट डेट पे इनको दिखाते कैसे। सर अगर कोई मोनेटरी आइटम है फॉरेन करेंसी में तो क्लोजिंग रेट पे, और नॉन मोनेटरी है जिस रेट पे ये रिकॉर्ड हुए उसी रेट पे, एट देयर कॉस्ट बोलते हैं। जिस रेट पे ये रिकॉर्ड हुए जो इनका कॉस्ट है बुक में उसी रेट पे, इनकी वैल्यूएशन क्लोजिंग रेट पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक चलो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो गुड्स हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है यानी कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन वाला केस है। 75 रेट था $15,000 का, बैलेंस शीट डेट पे 74 का रेट हो गया। तो बैलेंस शीट डेट पे सर क्रेडिटर होगा ना अपने पास, तो क्रेडिटर को वैल्यू करेंगे क्लोजिंग रेट पे। अगले साल पेमेंट किया है जुलाई में, तो रेट ये था। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्शन गेन और लॉस रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल ईयर X1 एंड X2। गेन और लॉस पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है सर। 3 रेट है, एक परचेज किस दिन किया है, 1/1/31 सेटलमेंट किस दिन है, 7/7। कितने डॉलर का हमने परचेज किया, 15,000। रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू यहाँ 75, $1 इज इक्वल टू 74, $1 इज इक्वल टू 73। बताओ यहाँ पे क्रेडिटर कितने का दिख रहा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 75 के रेट से रिकॉर्ड करेंगे, तो सर 15,000 इंटू 75। बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्रेडिटर को इस रेट पे वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक सर 75 का रेट था, रेट कम हुआ तो क्रेडिटर कम हो जाएगा। अब पता है क्रेडिटर किस रेट पे दिखेगा, सर 15,000 इंटू 74। क्रेडिटर कम होने से सर हमें गेन होता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज गेन 15,000 का। ये किस साल के पीएल में जाएगा, ये क्रेडिट होगा, क्रेडिट टू पीएल। एक्सचेंज गेन क्या करते हैं, पीएल में भेजते हैं, गेन है तो क्रेडिट टू पीएल इन 31/3/X1। सर ठीक है, पेमेंट करने गए, अब क्रेडिटर तो इतने का है, पेमेंट कितना करना पड़ेगा, सर 73 का रेट हो गया, तो 15,000 इंटू 73। सर क्रेडिटर इतने का था, पेमेंट हमें और कम करना पड़ा, फिर एक्सचेंज गेन हो गया। क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में जो गेन होता है पीएल में भेजते हैं, कितना है 15,000। लेकिन ये तो अगले साल का फाइनेंशियल ईयर में जाएगा ना, तो ये भी क्रेडिट टू पीएल होगा इन फाइनेंशियल ईयर X1 X2। इस वाले फाइनेंशियल ईयर में ईयर एंडिंग लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन तो दिखाना, उससे पहले प्रोविजन लिखना। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, transaction shall be recorded at a rate prevailing on the date of transaction. On each balance sheet date, monetary item should be valued at a closing rate. Gain or loss shall be transferred to profit and loss account. ठीक, on a settlement date,
सेटलमेंट शैल बी मेड एट अ रेट प्रिवेलिंग ऑन अ डेट ऑफ सेटलमेंट, एनी एक्सचेंज डिफरेंस या फिर गेन और लॉस भी लिख सकते हो, शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लैंग्वेज लिखाया है, जो करवाया है, वही चीज है और कुछ भी नहीं। चलो ये देखना है, ठीक, आसान है, जरा देख के बताओ। क्या लिखा है, कलीम लिमिटेड बोरोड $450,000 ऑन 1/1/X1, ठीक है, 1 जनवरी को, विच विल बी रीपेड एज 31/7/X1 को। 1 जनवरी को हमने लोन लिया और 31/7 को रीपे होगा। यहाँ पे 31/3 आएगा बीच में, ठीक। इस दिन रेट था 48 का, इस दिन रेट था 49 का, इस दिन रेट था 49.5 का। देखो जिस दिन लोन लिया रिकॉर्ड करके किस रेट से, 48 वाले रेट से, कितना होगा, ये रहा, ठीक। दूसरा 31 मार्च को इसकी वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग रेट पे, क्लोजिंग रेट पे वैल्यूएशन करेंगे, जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट। अब बताना 48 का लोन लिया था, रेट से 49 हो गया, लोन का अमाउंट बढ़ा है, लोन का बढ़ा दो, ठीक। यहाँ पे ये नहीं बताया अगले एंट्री में इंस्टीट्यूट ने कि इस एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करेंगे। हम एज्यूम करेंगे क्योंकि ये लोन रीपे हुआ है, क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है, तो एज्यूम करेंगे शॉर्ट टर्म लोन, ठीक। लिया यहाँ पे है और कितने महीने बाद पे कर दिया है, 7 महीने बाद, तो शॉर्ट टर्म लोन है, एक्सचेंज डिफरेंस को कहाँ भेजेंगे, पीएल में। ये एंट्री नहीं किया है, आप कर देना, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। फिर सेटलमेंट वाले दिन लोन अकाउंट कैंसिल हुआ, पेमेंट गई। अब देखना 49 पे लोन दिख रहा है, 49.5 और ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, ठीक। फिर एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ, डेबिट में आएगा, इसको फिर पीएल में भेजेंगे, और क्या, पीएल में डेबिट होगा, राइट ऑफ होगा। क्यों पीएल में भेज रहा हूं, क्योंकि सर ये शॉर्ट टर्म लोन है। चलो ना हो तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट फॉरेन ऑपरेशन। आज आप इतना केस को एकदम क्लियर करके आओ, ठीक है। कोई डाउट हो, इस लेक्चर में स्पेशली बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, डाउट लेके अगले लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, साथ ही में कमेंट लिखते हो तो आइडिया मिलता है कि बच्चा कहाँ नहीं समझा है, ठीक। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।